आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास तरीन खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जंगली जानवरों के आलमी दिन पर पहुंचे एशियाई शेरों के घर। वाइल्ड लाइफ नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ का रखा संग बुनियाद। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। डेयरी सेक्टर मुल्क की तरक्की और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अहम। मरकजी वजीर अमित शाह ने डेयरी सेक्टर में पायदारी और सर्कुलरिटी पर वर्कशॉप से किया खिताब। कहा मुल्क बढ़ रहा है सफ़ेद इनकलाब 2.0 की जानिब। दिल्ली असेंबली इजलास का आज आखिरी दिन। सेहत से मुतालिक CAG रिपोर्ट पर दिल्ली हुकूमत का हमला। दिल्ली के वजीर सेहत ने कहा सेहत खिदमात में बदनूनवानी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बेल्जियम की शहजादी से की मुलाकात। बेल्जियम की शहजादी के दौरे से भारत, बेल्जियम और भारत यूरोपीय यूनियन शराकतदारी को मिलेगा फ़रोग़। फिल्म अनोरा ने 97वें ऑस्कर अवार्ड में मचाई धूम। बेहतरीन हिदायतकार, एडिटिंग और स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता। सल्दाना ने जीता बेहतरीन मुआविन अदाकारा का ऑस्कर अवार्ड। खबरें अब तफसील से। जंगली हयात के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के सासनगीर पहुंचे। वज़ीर आज़म ने गिर नेशनल पार्क का दौरा किया। गिर को एशियाई शेरों का घर समझा जाता है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7वीं मीटिंग की सदारत की। गुजरात के सासनगीर में मुनक़दा इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर माहौलियात के साथ आला हुक्काम और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। मीटिंग में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात और कोशिशों पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अहम तजावीज़ भी पेश किए। वज़ीर आज़म ने जूनागढ़ में वाइल्ड लाइफ नेशनल रेफरल सेंटर का संग बुनियाद भी रखा। 16वें एशियाई शेरों की मरदमशुमारी 2025 पहल का भी वज़ीर आज़म ने आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने कोयम्बटूर में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ तनाज़ात के इंतज़ाम के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने भारत में दरियाई डॉल्फिन की तादाद से मुतालिक रिपोर्ट भी जारी की। और वज़ीर आज़म ने सासनगीर से पेट्रोलिंग बाइक्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आज़म ने इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ से भी बातचीत की। इन सब ने वज़ीर आज़म के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। वज़ीर आज़म ने भी उन्हें अहम मशवरे दिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सासनगीर में इको गाइड्स, ट्रैकर्स और फील्ड स्टाफ के साथ बातचीत की। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद सब बहुत खुश नजर आए। हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने इनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ही गिर नेशनल पार्क में आके जो वुमेन फॉरेस्ट गार्ड्स है और इको गाइड्स हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और एक बात की इस तरीके से कि उनको लगा कि उनके बीच में उनके ही लोग आए हुए हैं। एक अलग ही अनुभव था इन सब का। इनसे पता करते हैं कि ये क्या कहते हैं। उनके साथ बात करके, प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात हुई, जो बात हुई, आपको बताइए कैसा लगा आप उनसे बात करके। जी, हम शेरों के साथ तो काम करते हैं। आज हमने देश के शेर के साथ बात की, ऐसी फीलिंग हुई। शुरुआत में तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन सर ने उसके बाद हम सबको इतना फ्री कर दिया कि बात जैसे घर के किसी अपने बड़े से बात कर रहे हो वैसी फीलिंग आई हमें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें बहुत ही मज़ा आया। ये हमारा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि हमने PM सर के साथ इतने क्लोजली बात की। जब आपसे पूछा कि आप जब शेरों को जब मिलते हैं, जब उनकी तबीयत खराब है कि नहीं, कैसे पता चलता है, तो आपको लगा कि इनको तो सब पता ही है ऑलरेडी? जी, हमें बिल्कुल ऐसा ही लगा कि कोई हमारे ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर हमसे हमारे काम के बारे में पूछ रहे हैं। बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगा, हमें बिल्कुल ऐसा ही लगा कि सर को सब कुछ पता है। इसलिए थोड़ा हमें भी ऐसा लगा कि हमें बिल्कुल परफेक्ट इन्फॉर्मेशन सर को देनी है। आप लोग कैसे दूसरे लैंग्वेज से बात करते, तो उस टाइम पे कुछ समझ में आ रहा था कि क्या बोले क्या नहीं बोले? जी सर, वो हमको सिखाने के लिए बोलते थे तो वो बहुत अच्छा लगा। आपको तो पूछा कि कोंकणी आती है कि नहीं, दूसरे तो हाँ, तो आप कोंकणी भी हैं,
तो आपको ये बताया कि वहाँ के लोग आते तो आप उनसे कैसे बात करते? मराठी में और कोंकणी में बात करती हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा कोई देश का मिल गया हमसे बात करने वाला, और हमारी कमेटी वाइज। तो प्रधानमंत्री जब आपको बोल रहे थे तो अब आपको कैसा लग रहा था कि हाँ मैं दूसरी लैंग्वेज में भी बात कर सकती हूँ? आप उनसे पूछा, उन्होंने कहा भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में संस्कृत वगैरह बताते हैं? बताया उनने, वहाँ के वो लेडीज को सबको हमने भर्ती किया हुआ है और उन लोग को भी बेसिक नॉलेज वो दिया हुआ है। गुजरात पहला स्टेट था जहाँ पे वुमेन गार्ड्स और इको गाइड की भूमिका, खासतौर से जो औरतें हैं उनको यहाँ पे काम करने का अवसर मिला था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने इन लोगों से मिले, इनकी हौसला अफजाई की और ये भी कहा कि ऐसे लोग आते रहे, आप उनका सहारा बने, लोगों को बताएं कि कितना महत्वपूर्ण है गिर नेशनल पार्क पूरे देश के लिए। क्या पर्सन मनमोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी जंगली जानवरों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखना, जंगली जानवरों की हिफाजत को यकीनी बनाना और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमें याद दिलाता है कि जंगली हयात न सिर्फ कुदरत का हिस्सा है बल्कि हमारी ज़िंदगियों के लिए कीमती भी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गुजरात के हृदय में बसा है एक अनोखा अभयारण्य, गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों का अंतिम आश्रय, या फिर ये कहे एशियन शेरों का असली घर। आलमी योम जंगली हयात हमारे कुर्रे अर्ज की भरपूर हयातियाती तनव्वु का जश्न मनाने और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इयादा करने का दिन है। इस साल का मौजू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, लोगों और कुर्रे अर्ज में सरमायाकारी है जो हमारे कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में पायदार माली एयानत के अहम किरदार को उजागर करता है। भारत न सिर्फ बेमिसाल हयातियाती तनव्वु से मालामाल है बल्कि इनके तहफ़्फ़ुज़ की काविशों में भी दुनिया भर में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में प्रोजेक्ट लाइन, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे इक़दामात जंगली हयात के मुस्तक़बिल को शक्ल दे रही हैं। एशियाई शेरों के बसेरे गिर में शेरों की तादाद में खूब इजाफा देखा जा रहा है। 2015 में इनकी तादाद 523 थी जो 2020 में बढ़कर 674 तक जा पहुंची। शेर और मुकामी आबादी में पुरअमन बकाए बाहमी यकीनी बनाने के लिए कई इक़दामात किए गए हैं। इनमें अमले की इजाफी तैनाती और दीगर मंसूबों का निफाज शामिल है। फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11,000 मचानों से लेकर खुले कुओं के चारों तरफ 55,000 दीवारों की तामीर से भी बहुत मदद मिली है। रेलवे ने भी अपने इंतज़ामात बेहतर किए हैं जिससे हादसात में जंगली हयातियात को नुकसान का अंदेशा कम किया गया है। विश्व वन्य जीवन दिवस के मौके पर आइए प्रण ले कि हम अपनी प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। क्या पसंद शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वज़ीर दाखिला और कोऑपरेटिव अमित शाह ने दिल्ली में भारत मंडपम में डेयरी सेक्टर में पायदारी और सर्कुलरिटी पर वर्कशॉप में शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने डेयरी सेक्टर में तरक्की के लिए गाइड बुक का इजरा भी किया। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने NDDB और सस्टेन प्लस प्रोजेक्टों का आगाज़ किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने कहा कि देही इलाकों को खुशहाल बनाने में डेयरी सेक्टर का बड़ा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि डेयरी का शोबा मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाता है। हम सफ़ेद इनकलाब 2.0 की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम श्वेत क्रांति 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उस वक्त ये दोनों चीजें, सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी, ये दोनों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो हमारा डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बेल्जियम की शहजादी एस्ट्रिड और उनके बेल्जियम
मनसब थियो फ्रैंकलिन से मुलाकात की। बेल्जियम के बादशाह फिलिप की बहन शहजादी एस्ट्रिड 2 मार्च से 8 मार्च तक भारत के दौरे पर हैं। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम की शहजादी एस्ट्रिड से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में इक़्तिसादी मिशन की क़यादत कर रहे बेल्जियम की HRH शहजादी एस्ट्रिड से मिलकर खुशी हुई। उम्मीद है कि उनका दौरा भारत बेल्जियम और भारत यूरोपीय यूनियन शराकत दारी के लिए ज़्यादा ताउन को फ़रोग़ देगा। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम प्रीवोट से बेल्जियम के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सनत, तालीम, इख्तरा और सकाफ़त के शोबों में अच्छे और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सेमी कंडक्टर्स, AI और साफ़ तवानाई के शोबों में भी बातचीत हुई। We also, there's a historical connection. We have still war memorials to Indian soldiers on your land. Today has the possibility of growing in a more contemporary format. We are discussing, semiconductors and AI and clean energy and research and innovation. We also have an opportunity to welcome Her Royal Highness Princess Astrid and the Economic Mission. To have, I think, close to 360, am I correct? Businesses coming is something really impressive. मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने पालम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और नजफगढ़ में रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर और अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर सेहत ने अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों से मुलाकात की और अस्पताल की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान वज़ीर सेहत ने अस्पताल के अहाते में पौधा भी लगाया। नीज़ वज़ीर सेहत ने RHTC की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायज़ा लिया और हुकूमत हिंद के तहत नजफगढ़, अजवा और पालम में PHC को बरकरार रखने की मंजूरी दी। उन्होंने 3 माह के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेट जारी करने और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ को 6 माह के अंदर मुकम्मल ऑपरेशन करने की हिदायत की है। JP नड्डा ने इंस्टीट्यूट की सेहत की सहूलियात को बढ़ाने में मरकज़ी हुकूमत के ताउन का भी यकीन दिलाया। और दिल्ली असेंबली के पहले इजलास का आज आखिरी दिन है। CAG की रिपोर्ट पर आज दिल्ली असेंबली में सेहत पर बहस जारी है। मुल्क की CAG की रिपोर्ट सेहत आमा के बुनियादी ढांचे और सेहत की खदमात के इंतज़ाम पर मरकूज है। ये रिपोर्ट 28 फरवरी को दिल्ली की नौमुंतखब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना रेखा गुप्ता ने ऐवान में पेश की थी। इसके अलावा असेंबली में पानी के बहरान और सीवरेज ब्लॉकेज के मसले पर भी बातचीत की जाएगी। BJP MLA हरीश खुराना ने CAG रिपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल पर सख्त निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि CAG रिपोर्ट पिछली हुकूमत की नाकामियों और बदनवानियों को बेनकाब कर रही है। कैग की रिपोर्ट है, चीख चीख के कह रही है पिछली सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार। इसलिए मुझे लगता है कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। मैं बार बार एक बात सवाल पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल साहब कहाँ गायब हैं? रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया, आप मुख्यमंत्री रहे 10 साल, आपका जवाब देना बनता नहीं क्या? आप इस सदन के सदस्य तो हो नहीं हो, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस कैग की रिपोर्ट के बारे में कुछ बोल ही दे। मैं चुनौती देता हूँ, जरा सामने तो आए एक बार। और मरकज़ी हाउसिंग और शहरी उमूर के वज़ीर मनोहर लाल ने जयपुर में 12वें इलाकाई R3 और सर्कुलर इकॉनमी फोरम का इफ्तिताह किया। इस दौरान राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा भी मौजूद थे। 5 मार्च तक जारी रहने वाली इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 500 से ज़ायद कौमी और बैनुल अक़वामी शुरका शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पैगाम को शेयर करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा है कि हिंदुस्तान इल्म के इश्तराक और नेटवर्किंग को मजबूत बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। 120 से ऊपर ऐसे जो प्रतिनिधि हैं जिनका विचार उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भेजा है और इस बात पर जोर दिया है कि भारत P3 अर्थात प्रो प्लेनेट पीपल अप्रोच इसका पालन करता है, मजबूती से समर्थन भी करता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि भारत हमेशा सर्कुलर इकोनॉमी की यात्रा में अपने अनुभवों और सीखों को सभी के साथ साझा करने के लिए हमेशा तत्पर रहा है।
दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने तरक्की याफ्ता दिल्ली बजट 2025-26 की तवक्कात और तजावीज़ के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता दिल्ली के लिए 2025-26 का बजट 24 मार्च से 26 मार्च तक के दरमियान पेश करने की तैयारी की जा रही है। तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए हुकूमत समाज के तमाम तबकात को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी और उनकी तजावीज़ को शामिल करेगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बजट दिल्ली का बजट है और इसमें आवाम के हर तबके की तजावीज़ शामिल होंगी। दिल्ली हुकूमत की तरफ से एक वेबसाइट, ईमेल विकसित दिल्ली बजट @delhi.gov.in 25 और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 जारी किया गया है, जिस पर दिल्ली का कोई भी शख्स अपनी तजवीज़ भेज सकता है। उन्होंने कहा कि हमने 5 मार्च को ख़वातीन की मुख्तलिफ तंजीमों को बुलाया है और 6 मार्च को कारोबारी तबके को बुलाया है। इस बार दिल्ली का बजट आम लोगों का बजट होगा। विकसित दिल्ली का बजट 2025-26 जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर असेंबली का पहला बजट इजलास उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत में हो रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली का 7 साल बाद ये पहला बजट इजलास है। इजलास का आगाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से हुआ। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर की तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने रियासत की मजमूई तरक्की के लिए हुकूमत के मनसूबों और कोशिशों की वजाहत की। बजट इजलास से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि ये सेशन महज कानून साजी नहीं है, बल्कि अच्छी हुक्मरानी, शफाफियत और जामी तरक्की के तईं उनकी वाबस्तगी का अक्कास है। Relentlessly on the 3 principles of economy, ecology and equity that will shape our future, we commit ourselves to this balance for a better and brighter future for all. Good governance remains the cornerstone of a prosperous and harmonious future for Jammu and Kashmir. My government remains firmly committed to transparent and accountable decision making, ensuring the efficient and effective allocation of resources so that the people of Jammu and Kashmir fully benefit from every penny spent. अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर को एक नई समत में ले जाने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी उमंगों में से एक मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करना है। हुकूमत इस ख्वाहिश को पूरा करके अपने अज़्म पर कायम है। This budget represents a new era of participatory governance, ensuring that the needs and aspirations of the common man remain at the heart of policy making. One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens.
और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल ज़िले की मस्जिद में लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त के मामले में वहां के मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमती हिदायत पर अमल किया जाएगा। मुफ्ती साहब ने कहा है कि ये डिजिटल दौर है और लोगों को सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम खुद करना चाहिए। दरअसल AIMIM के ज़िला सदर असद अब्दुल्ला और समाजवादी पार्टी के साबिक़ ज़िला सदर फिरोज़ खान ने DM और SP को मेमोरेंडम देकर रोज़ेदारे के लिए सहरी और इफ्तार के दौरान लाउड स्पीकर चलाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया था। जो शासन की गाइडलाइन है, शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक लोग शहरी और अफ्तार में अपना इंतजाम करें। और अब डिजिटल ज़माना है, अब वो पुराना ज़माना तो है नहीं जो मतलब ये कि जो पहले था। लिहाजा अब जो शासन की गाइडलाइन है लाउड स्पीकर के ताल्लुक से उसको पूरी तरीके से फॉलो करना है। छत्तीसगढ़ की साबिक़ IAS ऑफिसर सौम्या चौरसिया और दीगर मुल्ज़मान को बदउनवानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिल गई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि अगर कोई दरख्वास्त गुजार गवाहों पर असरअंदाज होने या सबूत के साथ छेड़छाड़ करने या तहक़ीक़ात में रुकावट डालने की कोशिश करता है तो रियासती हुकूमत जमानत को मनसूख करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है। और अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड्स की। 97वें एकेडमी अवार्ड्स का शानदार आगाज़ हो गया है। ये तकरीब लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हो रही है। अवार्ड्स की बात अगर करें तो जो सल्दाना ने फिल्म एमिलिया पेरेस के मुआविन किरदार में बेहतरीन अदाकारा का ऑस्कर अवार्ड जीता है। एमिलिया पेरेस के गाने एल मॉल ने बेहतरीन ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड भी जीता। शॉन बेकर को अनोरा के लिए बेहतरीन फिल्म एडिटिंग का अवार्ड मिला है। शॉन बेकर के लिए दूसरा ऑस्कर था। पीटर एस्ट्रागन ने कॉन्क्लेव के लिए बेहतरीन स्क्रीन प्ले का ऑस्कर जीता। फिल्म विकेट ने बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का अवार्ड जीता है। इसके अलावा द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को बेहतरीन मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। आलमी खबरों में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के अमरीकी सदर ट्रंप के साथ तनाज़े के बाद ज़ेलेंस्की के वाशिंगटन दौरा छोड़कर लौटने के 2 दिन बाद ही लंदन में एक सरबराह इजलास मुनक्किद किया गया। कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं ने यूक्रेन सदर को भरपूर हिमायत की पेशकश की और यूक्रेन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मीटिंग में यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए दिफाई इमदाद बढ़ाने पर भी बातचीत की। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर ने ज़ेलेंस्की का खैर मकदम करते हुए कहा कि बरतानिया यूक्रेन, फ्रांस और बाज़ दीगर ममालिक पर मुश्तमिल इत्तेहाद बनाएगा। इस दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के साथ मादनी माहदे के हवाले से मुस्बत रवैया जाहिर किया है। खेल की खबरों में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की जीत के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप भी तय हो गया है। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से दुबई में होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका लाहौर में आमने सामने होंगे। और अब आपसे रुख्सत लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले हम आपको ओडिशा के साहिल पर जंगली जानवरों के आलमी दिन के मौके पर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के जरिए तैयार करदा सेंट आर्ट का एक खूबसूरत फन दिखाते हैं। आप इसका लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।